मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी कहानी है मेरी बूढ़ी माँ। आज जैसे ही स्कूल में छुट्टी की बेल बजी, तो हर बार की तरह सबसे पहले 6 साल का सोनू अपनी कक्षा से बाहर निकला। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है। पूरे जोश और उत्साह के साथ दौड़ता हुआ वो गेट के पास आया और यहाँ-वहाँ देखते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। लेकिन आज माँ कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वहीं गेट पर खड़ा हुआ वह अपनी माँ का इंतजार करने लगा। अब तो सारे बच्चे स्कूल से जा चुके थे, लेकिन सोनू अब तक वहीं खड़ा था। आज मम्मी से खूब लड़ाई करूंगा, मुझे लेने क्यों नहीं आई? सोचते हुए सोनू ने सड़क पर एक निगाह दौड़ाई। उसी समय पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल स्कूटर पर आकर दिखे। वे सोनू को उसके घर ले गए, लेकिन जैसे ही सोनू अपने घर के बाहर पहुंचा, तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर में लोगों की चहल पहल थी। वह अंदर आया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, आप कहाँ हो? यह सब क्या हो रहा है? माँ को ढूंढती हुई उसकी मासूम नजरें अपने पापा पर पड़ी। वो हैरान था कि उसके पापा, जिनकी आंखों में उसने आज तक एक आंसू तक नहीं देखा था, वही पापा आज दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उसकी दादी और रेणुका चाची, आस पड़ोस की औरतें गले लगकर खूब रो रही थीं, लेकिन सोनू अब भी भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सफेद चादर में लिपटी उसकी माँ की ओर गई। वह तुरंत दौड़ता हुआ गया और बोला, मम्मी, आप आज मुझे लेने क्यों नहीं आई? और आप यहाँ क्यों लेटी हैं? पापा, क्या हुआ मम्मी को? कुछ बोलती क्यों नहीं वो? दादी, आप ही बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब? सोनू रोते हुए पूछने लगा, लेकिन ना तो उसके पापा के पास और ना ही दादी के पास उस मासूम के सवाल का कोई जवाब था। मम्मी उठो ना, मुझसे नाराज हो क्या? अब से मैं आपका सारा कहना मानूंगा। कहते हुए सोनू जोर जोर से रोने लगा। उसके पिता आदित्य से उसकी यह हालत देखी नहीं गई, तो बेटे को सीने से लगा लिया। उसके बाद काफी देर तक पिता के सीने से चिपक कर सोनू रोता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर इतना प्यार लुटाने वाली माँ आज उसकी चीख पुकार सुनकर भी नहीं उठी थी। आज सुबह की ही बात थी, जब कोमल अपने बेटे सोनू को स्कूटर पर छोड़ने स्कूल गई थी और वहीं से बिजली का बिल भरने चली गई। लेकिन रास्ते में तेज गति से चले आ रहे एक ट्रक से उसके स्कूटर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोमल उछलकर सड़क के दूसरे किनारे जा गिरी। उसी समय उसने दम तोड़ दिया। इधर जब परिवार के लोगों तक ये बात पहुंची, तो उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए आदित्य ने अपनी पत्नी कोमल को अंतिम विदाई दी और जब घर लौटा तो तमाम रिश्तेदारों की उपस्थिति के बावजूद वह घर उसे खाली खाली सा लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन घर का माहौल ज्यों का त्यों बना रहा। एक ओर जहां आदित्य दुख के सैलाब में डूबा हुआ था, तो वहीं उसका बेटा सोनू अपनी माँ के ममता भरे स्पर्श को तरस रहा था। उसका तो मानो बचपन ही उससे छिन गया था। उसकी दादी और चाची उसे हर तरह से बहलाने की कोशिश करते, लेकिन वह तो बस गुमसुम सा बैठा रहता। बेटे के लिए आदित्य ने खुद को मजबूत बनाया और किसी तरह उसे संभालने लगा। उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना और पढ़ाई लिखाई सब काम अब आदित्य ही करने लगा था। परंतु सोनू पढ़ाई में दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, तो आदित्य ने बेटे की पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर को अपॉइंट करा, जिसका नाम काजल था। पहले दिन जब वह सोनू को पढ़ाने के लिए घर आई, तो सोनू उससे पढ़ने को तैयार ही नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ से ही पढ़ने की आदत थी। लेकिन काजल ने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ ही दिनों के भीतर ही सोनू पढ़ाई में कुछ हद तक ध्यान देने लगा था। धीरे धीरे सोनू काजल के साथ घुलने मिलने लगा था।
जिस समय काजल उसे पढ़ाने आती तो वह आराम से पढ़ने बैठ जाता था, लेकिन अक्सर माँ को याद करके खींचने और चिड़चिड़ाने लगता, जिद करने और रोने लगता। इधर आदित्य भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उन दोनों को ऐसे देखकर आदित्य की माँ शांति जी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने बेटे आदित्य से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन आदित्य ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आखिर अपनी पत्नी कोमल की जगह मैं किसी को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। आदित्य बोला तो शांति जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में सोनू को माँ की जरूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। लेकिन माँ इस बात की क्या गारंटी है कि सौतेली माँ सोनू को उतना ही प्यार करेगी जितना कोमल उसे प्यार करती थी। आदित्य ने कहा तो उसकी भाभी रेणुका भी बोली, हाँ माँ जी, सौतेली माँ तो आखिर सौतेली ही होती है, वो कभी हमारे सोनू को एक सगी माँ की तरह प्यार नहीं करेगी। तो शांति जी ने कहा, आदित्य मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि काजल से करवाना चाहती हूँ, और काजल के स्वभाव से तो हम सब लोग परिचित ही हो चुके हैं। क्यों रेणुका बहू, ठीक है ना? अब रेणुका कुछ बोल ना पाई, या यूं कहें कि उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। माता पिता और भाई द्वारा समझाए जाने पर आदित्य ने शादी के लिए हाँ कर दी। गरीब माँ बाप की बेटी काजल बहुत ही अच्छे स्वभाव की और संस्कार युक्त लड़की थी। उसके साथ भी किस्मत ने एक अजीब खेल रचा था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। 20 वर्ष की उम्र में एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी थी। सोचा था कि बेटी सुखी रहेगी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 5 वर्ष बाद ही जब काजल की गोद सूनी रही तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन माता पिता को अंदर ही अंदर उसकी चिंता खाई जा रही थी। आज तलाक के 1 साल बाद जब आदित्य का रिश्ता काजल के लिए आया तो उसके माता पिता खुशी से फूले ना समाये, परंतु काजल दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। पहले एक बांझ होने के कलंक से वो उबर नहीं पाई थी, अब ऊपर से सौतेली माँ नाम का कलंक उसके माथे पर हमेशा लगा रहेगा। उसकी उलझन को समझते हुए उसकी माँ ने कहा, देख बेटा, हम लोग तो पेड़ की डाल पर लटके पके फल की तरह हैं, जो कब पेड़ से गिर जाए कुछ नहीं पता। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने परिवार के साथ सम्मान से जी पाएगी। माता पिता की बातों ने उसके लिए फिक्र झलक रही थी, तो चाह कर भी काजल उनके समक्ष अपनी असहमति न जता पाई। 2 दिन बाद काजल और आदित्य की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। शादी वाले दिन सोनू बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे बताया गया था कि आज उसे उसकी माँ मिल जाएगी। जब काजल आदित्य के साथ दुल्हन के रूप में घर के अंदर आई तो उसने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। शांति जी ने सोनू को कहा, बेटा यह तुम्हारी माँ है। यह सुनकर सोनू दौड़ता हुआ आया और उसे अपनी माँ कोमल समझकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट गया। लेकिन घूंघट हटाकर जैसे ही काजल उसे प्यार जताते हुए अपनी बाहों में लेने लगी तो उसे देखते ही सोनू उससे अलग हो गया और बोला, नहीं, यह मेरी मम्मी नहीं है, यह तो काजल आंटी है। आपने तो कहा था कि आज मेरी मम्मी आएंगी। मेरी मम्मी कहाँ है? सोनू चिल्लाया और रोते हुए अपने कमरे में चला गया। सोनू को चुप कराने के लिए उसकी चाची रेणुका उसके पीछे पीछे जाने लगी। सोनू का रवैया देखकर काजल की आंखें आंसुओं से भर आईं, तो शांति जी बोली, बहू तुम चिंता मत करो, तुम तो जानती हो सोनू अभी तक अपनी माँ को भुला नहीं पाया है। धीरे धीरे वह तुम्हें अपना लेगा, बस उसकी बातों का बुरा मत मानना। तो काजल बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं जल्दी ही सोनू के दिल में अपनी जगह बना लूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ,
ये बात सुनकर शांति जी ने अपनी नई नवेली बहू को अपने गले से लगा लिया। अब उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे और पोते की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। इधर सासू माँ का अपनापन देखकर काजल को भी हिम्मत मिली। परिवार के बाकी लोग अब अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन शांति जी ने पूरे रस्म रिवाज के साथ अपनी बहू का स्वागत किया। इधर अपने बेटे की हालत देखकर आदित्य के मन में बहुत सी बातें आ रही थी। सोच रहा था कि कैसे समझाएं काजल को कि सोनू का पूरा ख्याल रखे, उसे अपनी माँ की कमी महसूस न होने दे। साथ ही मन में यह भी डर था कि कहीं काजल उसकी बातों का बुरा न मान जाए। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया जाए। समय और हालात एक इंसान को जितने कुशलता से सिखा पाते हैं, इंसान तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा पाता। अगली सुबह जब काजल तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि उसकी देवरानी रेणुका नौकरी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी और इधर आदित्य सोनू को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा था। रसोई में शांति जी काम कर रही थी। सासू माँ को अकेले काम करता देख काजल तुरंत रसोई घर में चली गई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जल्दी जल्दी सारा काम करवाने लगी। अरे बहू, कल ही तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो। कहते हुए शांति जी ने उसे काम करने से मना किया, लेकिन काजल नहीं मानी और थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दिया। एक सप्ताह बीत चुका था। अब काजल पूरी तरह से उस घर में रस बस गई थी। आदित्य और काजल भी एक दूसरे को समझने लगे थे, परंतु सोनू का मन अभी तक काजल को मां मानने को तैयार ही नहीं था। इस समस्या का हल निकालने के लिए शांति जी ने एक युक्ति लगाई। आज सोमवार था, स्कूल जाने के लिए सोनू उठ चुका था, लेकिन तैयार होने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी। बारी बारी से वो सभी कमरों में झांक रहा था। ना तो कहीं उसे दादी दिखाई दी, ना ही उसके पापा, और उसकी चाची अब तक नौकरी पर जा चुकी थी। केवल काजल ही रसोई घर में खड़ी थी। सोनू का मनपसंद नाश्ता तैयार करके उसने टिफिन पैक किया और अपने कमरे में चली गई। बेड पर चादर बिछाते हुए उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। काजल ने मुड़कर देखा तो पीछे स्कूल ड्रेस पहने हुए सोनू खड़ा था, अपने छोटे छोटे हाथों में टाई बेल्ट और जूते लिए। अरे सोनू, आओ ना, वहां क्यों रुक गए? सोनू चुपचाप अंदर आ गया। काजल समझ गई थी कि घर में किसी को ना पाकर वह तैयार होने के लिए उसके पास आया है, लेकिन वह चाहती थी कि सोनू उसे यह बात खुद कहे, इसलिए वापस बिस्तर ठीक करने लगी। लेकिन सोनू चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तो आखिरकार काजल ने ही पूछा, सोनू, किसी काम से आए थे तुम? आंटी दादी कहाँ गई? पापा भी नहीं है, क्या आप मुझे तैयार कर दोगे? सोनू ने झिझकते हुए कहा तो काजल मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तक बोले क्यों नहीं? आओ मैं तुम्हें झट से तैयार कर देती हूँ। सोनू को बेंच पर बिठाते हुए काजल ने कहा और बड़े प्यार से उसे तैयार करने लगी। जूते पहनाते हुए काजल का ध्यान सोनू के घुटनों पर गया और बोली, अरे तुम्हें तो यहाँ चोट लगी है, रुको मैं अभी बैंडेज लगा देती हूँ। कहते हुए काजल ने अपने ड्रॉर में से एक बैंडेज निकाला और सोनू के घुटने पर लगा दिया। फिर उसके बाल बनाकर पूरी तैयार कर दिया और उसके भोले भाले मासूम चेहरे पर एक किस दे दिया। काजल का अपनापन पाकर सोनू मन ही मन खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, परंतु उसने कुछ कहना न उचित समझा। उसी समय शांति जी और आदित्य भी घर वापस आ गए। पापा दादी, आप लोग कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था, सोनू ने कहा तो आदित्य बोला, अरे हम लोग तो सुबह सुबह सैर करने के लिए पार्क गए थे, लेकिन देखो
तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए। किसने तैयार किया तुम्हें? जानबूझकर आदित्य ने सवाल पूछा। आंटी ने, कहते हुए सोनू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ आई। सोनू का मुस्कुराता चेहरा देखकर आदित्य को भी कुछ राहत महसूस हुई। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। सोनू हर रोज अपनी यूनिफॉर्म और जूते उठाकर काजल के पास ले आता और काजल उसे बड़े प्यार से तैयार करती और फिर उसके गोल मटोल गालों को चूम लेती। स्कूल से घर लौटकर सोनू काजल को स्कूल की सारी बातें बताता और फिर उसके पास बैठकर होमवर्क करता। सोनू के चेहरे की मुस्कुराहट जो कहीं दूर चली गई थी, अब वापस आने लगी। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ भी वह पहले की तरह मस्ती करने लगा था। परिवार के सब लोग भी उसमें आए बदलाव को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। उसके क्लास टीचर ने भी क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने पर उसे चॉकलेट दी, तो घर आकर उसने अपनी नई आंटी और दादी को खुशी खुशी सारी बात बताई। शांति जी को अपनी बहू काजल पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब सोनू पढ़ाई को लेकर और भी सहज हो गया। शाम हुई तो सोनू जल्दी से अपना बैग लेकर आ गया और बोला, आंटी पढ़ाओ ना। तो काजल ने उसे देखकर मुंह बना लिया और कोई जवाब नहीं दिया। सोनू फिर से बोला, पढ़ाओ ना आंटी। तो काजल बोली, नहीं, मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगी। काजल के मुंह से यह बात सुनते ही शांति जी हैरान रह गईं। आदित्य भी अपने ऑफिस से अभी अभी लौटा था। काजल का ऐसा व्यवहार देखकर वह भी चौंक गया। वहीं पास में बैठी हुई रेणुका मन ही मन बोली, आ गई ना अपनी असलियत पर। आखिर है तो सौतेली ही। फिर काजल सोनू की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मानोगे? सोनू ने उदास चेहरे से हाँ में हाँ मिला दिया। काजल बोली, तो ठीक है, आज तो मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद मुझे आंटी कहकर नहीं बुलाओगे। तो क्या कहकर बुलाऊंगा? सोनू ने सवाल किया। अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे। काजल ने सोनू के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो सोनू दीवार पर लगी अपनी माँ कोमल की तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मेरी मम्मी तो वो है और पापा कहते हैं कि वो भगवान के पास चली गई हैं। मैं आपको मम्मी कैसे कहूँगा? तभी काजल ने उसे अपने गोद में लिया और प्यार से उसे समझाते हुए बोली, पता है बेटा, मुझे भगवान जी ने ही आपके पास भेजा है और साथ में यह भी कहा है कि सोनू को कुछ अच्छे से ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार देना। इसलिए अब से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे। प्रॉमिस करो, तभी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है आंटी, प्रॉमिस। सोनू ने इतनी मासूमियत से कहा तो काजल के साथ साथ शांति जी और आदित्य की भी हंसी छूट गई और काजल ने सोनू को अपने सीने से लगा लिया और फिर बोली, अच्छा, प्रॉमिस भी करते हो और आंटी भी कहते हो। काजल का सोनू के लिए इतना प्यार देखकर आदित्य की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थीं। घर के सभी लोगों के दिल में काजल ने अपने लिए जगह बना ली थी और सोनू को तो वह बड़ी कुशलता के साथ संभाल रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ उसकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती और कुछ समय उसके साथ खेलने के लिए भी जरूर निकालती। इस दौरान वह अपने मायके भी गई तो सोनू भी उसके साथ चला गया। काजल की माँ ने जब उसका हालचाल पूछा तो काजल बड़ी खुशी से अपने ससुराल के बारे में बताने लगी कि सब लोग कितने अच्छे हैं। सोनू का काजल के साथ लगाव देखकर काजल की माँ को भी बहुत खुशी हुई। माँ के पास एक दिन लगाकर काजल अपने ससुराल वापस लौट आई। आज घर में बहुत चहल पहल थी। घर की दोनों बहुएं रसोई घर में व्यस्त थीं।
आज उनकी नंद सपना अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके जो आई हुई थी। सारी भाग दौड़ करते हुए काजल को यह ख्याल ही नहीं आया कि उसने सोनू को खाना नहीं खिलाया और वह अभी तक भूखा है। एक आध बार ख्याल भी आया तो सोचा शायद उसे काम में व्यस्त देखकर माँ जी ने खिला दिया होगा। इधर सोनू भी अपने बुआ के दोनों बेटियों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाने पीने का कोई होश ही नहीं था। थोड़ा बहुत काम करके रेणुका सपना के पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी, जबकि काजल बर्तनों का ढेर धोने में लग गई। रसोई का सारा काम निपटाकर जब वह कमरे में गई तो उसके नंद और देवरानी आपस में कुछ बातें कर रही थीं, लेकिन उसे देखते ही एकदम चुप हो गई। यह देखकर काजल को अजीब लगा, परंतु फिर वह सब नजरअंदाज करते हुए उसने सोनू से कहा, बेटा आपने खाना खा लिया ना? तो सोनू बोला, नहीं मम्मी, मैंने तो अब तक कुछ नहीं खाया। यह सुनकर काजल बोली, क्या मेरा बच्चा अभी तक भूखा है? मैं भी तुम्हारे लिए खाना डालकर लाती हूँ, तुम जल्दी से हाथ धो लो, खाना खाने के बाद खेलना। ऐसा कहते हुए जैसे ही काजल रसोई घर में जाने लगी तो उसकी नंद सपना बोली, काजल भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारे सोनू का ठीक से ख्याल नहीं रखती। उसको खाना खिलाने तक का आपको ध्यान नहीं रहा। इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वो जो खुद खाना उठाकर रखा ले। मेरी दोनों बेटियों सोनू से बड़ी हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें खाना देने में लापरवाही नहीं की। तभी रोनिका तरपाक से बोली, हाँ दीदी, फर्क तो होता है अपनी माँ और सौतेली में। कहते हुए वह चुप हो गई। देवरानी द्वारा कहा गया सौतेली शब्द उसके दिल में जैसे तीर की तरह चुभा, लेकिन फिर भावनाओं पर काबू रखते हुए काजल ने कहा, नहीं दीदी, मुझे लगा कि सोनू ने दादी के पास बैठकर खाना खा लिया होगा। अच्छा, अब क्या दीदी ही इसकी जिम्मेदारी उठाएंगी? तुम्हारी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी नंद और देवरानी की ऐसी बातें सुनकर काजल का हृदय अंदर तक आहत हो गया और आंखें भर आईं। चुपचाप वह सोनू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और खाना डालने के लिए रसोई में आ गई। एकांत पाते ही उसके आंसुओं का जो सैलाब उसने अभी तक रोका हुआ था, सारे बंधन तोड़कर बह निकला। तभी सोनू की आवाज आई, मम्मी जल्दी करो ना, फिर मुझे दीदी के साथ खेलना भी है। सोनू की आवाज सुनकर काजल ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे और फिर जल्दी जल्दी प्लेट में खाना डालने लगी। वह जानती थी कि उसके देवरानी और नंद उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, उसकी सासू माँ को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वह दिखाना चाहती थी कि काजल सोनू के प्रति कितनी लापरवाही बरत रही है, परंतु इतना सुनने के बाद भी काजल अपनी नंद के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे तो बस अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए सबकी सेवा ही करनी थी। परंतु नंद और देवरानी का हर एक शब्द उसे अंदर तक घायल कर रहा था। अचानक काजल के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज पड़ी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें पता भी है कि काजल बहू हमारे सोनू का कितना ध्यान रखती है। अरे एक पल के लिए तू अपनी बेटियों के लिए लापरवाह हो सकती है सपना, लेकिन मेरी काजल नहीं। और तू तो आज ही आई है, फिर इतनी देर में तूने उसकी ऐसी कौन सी लापरवाही देखी जो मुझे आज तक नजर नहीं आई? और रेणुका बहू, तुम तो इसी घर में रहती हो ना, और देखती भी हो कि दिन भर तुम्हारी जेठानी घर का सारा काम करते हुए भी कितनी कुशलता से सोनू को संभालती है। न जाने तुम्हारी काजल से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हमेशा उसकी ममता पर सवाल उठाती रहती हो। लेकिन माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? रेणुका ने मुंह बनाते हुए कहा तो शांति जी बोली, बस बहू, बड़ी मुश्किल से हमारे सोनू को मातृत्व की छाया मिली है। अब
ऐसी बेहुदा बातें करके घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर काजल को मन ही मन बहुत खुशी महसूस हुई। इससे ज्यादा तो वह कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। सोनू के लिए खाना लेकर वह अपने कमरे में चली गई और बड़े प्रसन्न हृदय से उसे खाना खिलाने लगी। अपनी सासू माँ के लिए उसके मन में सम्मान और अधिक हो गया था। सपना अपने पति और बच्चों के साथ 2 दिन में अपने मायके में रही। इस दौरान काजल ने उन लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं रखी और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जाते हुए सपना के मुंह से भी काजल के लिए तारीफ भरे शब्द ही निकल रहे थे। काजल और आदित्य की शादी को 20 दिन बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक कहीं घूमने नहीं गए थे। तो शांति जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे पता है तुम दोनों पर सोनू की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी जिंदगी को भी नजरअंदाज मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आओ। सोनू को मैं संभाल लूंगी। शांति जी की बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया कि आखिर सोनू को छोड़कर हम कैसे घूमने चले जाए, और अगर मैं मना करता हूँ तो कहीं काजल को बुरा न लग जाए। दरवाजे पर खड़ा सोनू भी यह सब बातें सुन रहा था, तो झट से बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा मम्मी पापा के साथ। तभी काजल सोनू को गोद में उठाते हुए बोली, जी माँ जी, हमारी जिंदगी तो अब सोनू ही है। उसके बिना कहीं घूमने जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती, और वैसे भी सोनू के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसे मेरी जरूरत है। अगर उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो परेशानी हो जाएगी। उसके एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोग घूमने चले जाएंगे सोनू को साथ ले। काजल की इतनी समझदारी से यह बात कही कि आदित्य तो बस उसे हैरानी से देखता ही रहा। फिर सोनू बोला, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन एक बात बताओ मम्मी, यह सौतेली क्या होता है? क्या आप सौतेली माँ है? सोनू ने कहा तो काजल के दिल को जैसे कोई झटका सा लगा। तभी शांति जी गुस्से से बोली, यह तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीख कर आती हो यह सब बातें? तो सोनू मासूमियत से बोला, तो चाची ने बताया था कि मेरी माँ सौतेली है, तो मैंने भी पूछ लिया कि सौतेली क्या होती है। तो कहने लगी, सौतेली माँ वह होती है जो हमारी असली मम्मी नहीं होती, हमारा ख्याल नहीं रखती, हमसे प्यार नहीं करती। लेकिन दादी, मेरी मम्मी तो सौतेली नहीं है ना। तभी शांति जी बोली, नहीं बेटा, तेरी मम्मी सौतेली कैसी हो सकती है? अपनी मम्मी के सौतेली न होने की बात सुनकर सोनू के भीतर चल रहे एक द्वंद्व को जैसे शांति मिल गई और खुशी से बोला, हाँ दादी, वह तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। तो शांति जी ने कहा, अब तुम ही सोचो, इतनी अच्छी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? और अगर आगे से तुमसे कोई कहे कि तुम्हारी माँ सौतेली बोले, तो उनसे कह देना कि मेरी माँ सौतेली नहीं है, बहुत अच्छी है। इधर इन सब बातों में काजल की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें उसके गाल पर ढलक आई और मन ही मन बोली, सौतेली माँ, इस कलंक से न जाने का पीछा छूटेगा मेरा। सोनू के जाने के बाद शांति जी बोली, मैं रंजिता बहू की खबर लेती हूँ। हिम्मत कैसी हुई उसकी इतने छोटे से बच्चे को यह सब सिखाने की। तो काजल बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, बिना मतलब घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीते। एक शाम को शांति जी की 2 सहेलियां उनसे मिलने के लिए आई। काजल उस समय अपने बेटे सोनू का होमवर्क करवा रही थी और उसकी देवरानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। काजल अपनी सासू माँ के कहने पर मेहमानों के लिए रसोई घर में चाय पकौड़े बनाने के लिए आई। तो इतनी देर में सोनू पढ़ाई छोड़कर उठ खड़ा हुआ, मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि काजल उसे जाने से मना करती, वह गेट से बाहर निकल गया। काम में व्यस्त होने के कारण काजल उसे रोक नहीं पाई। बहू,
सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। काजल के साथ हाथ से चाय लेते हुए शांति जी ने कहा। तो काजल बोली, माँ जी वो बाहर खेलने के लिए चला गया है, मैं उसे देखती हूँ। हाँ बहू जल्दी जाकर देख, आजकल माहौल भी ठीक नहीं। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ उसे। कहते हुए काजल दुपट्टा लेकर जल्दबाजी में बाहर आई। उसे सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सोनू के दोस्तों के घर जाकर भी पूछा, लेकिन सबने यही बताया कि सोनू यहाँ पर नहीं आया। घबराहट के मारे काजल के पसीने छूटने लगे। कहीं सोनू अनजाने में बहुत दूर तो नहीं निकल गया, क्या पता रास्ता भटक गया हो, ठीक तो होगा ना वो। ऐसे ही न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। सोनू को यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते वह जल्दबाजी में दौड़ती जा रही थी। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक गाड़ी को बिल्कुल उसके करीब आकर ब्रेक लगी और अंदर से ड्राइवर चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती क्या? मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। माफ कीजिएगा, मैं जल्दबाजी में थी। पसीने से तरबतर काजल कंपकपाती आवाज में बोली और फिर से सोनू की तलाश में जुट गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे? कहते हुए काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई और फिर आदित्य को फोन किया और रोते हुए बताया कि सोनू कहीं मिल नहीं रहा। आदित्य भी जल्दी से घर आया। तब तक घर के सभी लोगों ने आसपास की सारी जगहें खंगाल डाली, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं लग रहा था। आज काजल स्वयं को इस सारी घटना की अपराधी मान रही थी। रोटी रोटी खुद से ही बोली, काश मैंने सोनू को बाहर जाने से रोक लिया होता। 6 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है वो, न जाने कहाँ गया होगा, किस हालत में होगा। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शाम से रात हो गई और रात से आधी रात बीत गई, परंतु सोनू का कहीं पता नहीं चला। सभी नाती रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। तब जब सपना तक यह बात पहुंची तो वह भी मायके आ गई। सब लोग भी जान से सोनू को खोजने में लगे थे, परंतु कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने आज पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली, जिसमें सोनू अपनी बॉल के साथ खेलते हुए दिल्ली से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया यह पता नहीं चल पा रहा था। इधर घबराहट के कारण शांति जी की तबीयत खराब होने लगी थी। काजल जल्दी से रसोई घर में आई और सासू माँ के लिए पानी लेकर आई, और जैसे ही उनकी ओर गिलास बढ़ाया तो शांति जी ने गुस्से भरी निगाह से उसे देखते हुए पानी का गिलास एक झटके से हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। सासू माँ के बदले रवैये ने काजल को अंदर तक हिला रख दिया था। फिर उसका ध्यान घर के बाकी लोगों की ओर गया। सबकी घूरती हुई नजरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। अचानक ख्याल आया कि आदित्य ने भी अब तक उससे कोई बात नहीं की थी। वह हैरान थी यह देखकर कि अब तक जो ससुराल वाले उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे, वही लोग आज एकदम पराये हो चुके थे। तभी काजल के कानों में एक आवाज पड़ी, मैंने तो आप सब लोगों को पहले ही कहा था कि बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लेकर आओ, लेकिन सुनी कहाँ आप लोगों ने मेरी। देख लिया ना अंजाम। यह आवाज काजल की देवरानी रेणुका की थी, जो स्पष्ट रूप से काजल को गुनाहों के कटघरों में खड़ा कर रही थी। और हैरानी तो इस बात की थी कि परिवार के बाकी लोग मौन रहकर उसकी बात को सही साबित कर रहे थे। काजल अंदर तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपने कमरे में आकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पुलिस भी तफ्तीश कर रही थी हुए सोनू को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दोपहर के समय फोन की घंटी बजी। फोन किसी अनजान नंबर से आया था।
सभी लोगों को इंतजार था कि अगर किसी ने बच्चे को किडनैप किया है तो फोन जरूर करेगा। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। अभी आदित्य फोन उठाने ही लगा था कि तभी जल्दी से कमरे से बाहर आकर काजल ने फोन उठा लिया। दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारा बच्चा सोनू मेरे पास है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपए तैयार रखना। इतना सुनते ही काजल चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते हुए काजल फूट फूट कर रो रही थी। तभी आदित्य ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और बोला, सुनो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। आदित्य के इतना बोलते ही दूसरी ओर से फोन कट गया। गुस्से में आदित्य ने फोन पकड़ दिया। तभी काजल बोली, क्या कहा उन लोगों ने? तो आदित्य गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, कुछ नहीं, फोन काट दिया। और वैसे भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बच्चा मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लूंगा। इतना सुनते ही काजल का दिल दहल उठा। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? क्या वह मेरा कुछ नहीं लगता था? रोते हुए काजल आदित्य से बोली, यह सवाल तुम खुद से पूछो। गुस्से से कहते हुए आदित्य बाहर की ओर निकल गया और काजल जैसे सुन सी खड़ी हो रह गई। तभी काजल को ख्याल आया कि जब किडनैपर का फोन आया था उस समय पीछे से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही थी और थोड़ी देर बाद उसी सायरन की आवाज उसे अपने घर के बाहर से सुनाई दी। सोचते ही काजल के रोंगटे खड़े हो गए। यह तो उसे पहले से ही लग रहा था कि किडनैपर की आवाज कुछ जानी पहचानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है। काजल अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में एक एक करके सोचने लगी। इधर परिवार के सब लोग बेहाल थे और आदित्य बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। समय बीतता जा रहा था और सब लोगों की बेचैनी बीतने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। शाम के समय अचानक सपना की आवाज आई, माँ, काजल भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं सब जगह देख चुकी हूँ, वह कहीं नजर नहीं आ रही। तभी रेणुका ने कहा, कौन नहीं मिल रहा दीदी? काजल भाभी और कौन? न जाने बिना बताए कहाँ चली गई हैं। सपना गुस्से में बोली तो रेणुका माथे पर हाथ रखते हुए बोली, लो, अब एक और नई मुसीबत। सोनू तो मिला नहीं, अब यह मेहरानी भी गायब हो गई है। अब उसे भी ढूंढने में लग जाए हम सब। उसी समय आदित्य घर के अंदर आया। काजल के गायब होने की बात सुनकर आदित्य बोला, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। और फिर गहरी सांस लेकर अपनी माँ के पास बैठ गया। बेटा, कुछ पता चला सोनू का? शांति जी ने पूछा तो आदित्य ने कहा, कुछ पता नहीं चला, पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब बस किडनैपर के फोन का इंतजार है। कहते हुए आदित्य अपना फोन चेक करने लगा कि कहीं किडनैपर ने कोई मैसेज तो नहीं किया, लेकिन देखते ही हैरान रह गया कि फोन पर 3 मिस कॉल थी। किडनैपर का 3 बार फोन आया और मुझे पता ही नहीं चला। हैरान होते हुए आदित्य बोला और कॉल बैक किया। सब लोग परेशान थे कि आखिर किडनैपर का अगला कदम क्या होगा। बेल जाने लगी तो दूसरी ओर से एक व्यक्ति की आवाज आई, हेलो मिस्टर आदित्य, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके सिविल अस्पताल पहुंच जाइए, आपकी पत्नी काजल की हालत बहुत गंभीर है। सुनते ही आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं और फोन हाथ से छूट गया। क्या हुआ भैया, किसका फोन था? आदित्य ने भाई से पूछा तो आदित्य ने बोला, न जाने अभी और कौन कौन सी मुसीबतें देखनी बाकी हैं। हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा, काजल आईसीयू में भर्ती है। कहते कहते आदित्य की आंखें भर आईं। अपने भाई और जीजा जी के साथ आदित्य अस्पताल पहुंचा और तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। लेकिन आईसीयू के दरवाजे के बाहर उसने जो कुछ देखा उससे
आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका बेटा सोनू पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बेंच पर उदास भाव से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पापा और चाचू को आगे देखा तो दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया और रोने लगा। उसी समय डॉक्टर आईसीयू में जाने लगे तो आदित्य ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी काजल कैसी है? तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनकी बाजू पर तेज धारदार चाकू से कई वार हुए हैं। उनका खून काफी बह गया है। हम हालात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनते ही आदित्य को तो जैसे काटो तो खून नहीं। तभी इंस्पेक्टर साहब उनके पास आए और बोले, मिस्टर आदित्य, आज आपका बेटा आपके सामने सलामत खड़ा है तो सिर्फ आपकी पत्नी काजल के कारण। आप नहीं जानते कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सोनू की जान बचाई है। क्या? आदित्य ने हैरानी से पूछा। तो इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। दरअसल फोन पर किडनैपर की जो आवाज काजल ने सुनी थी वह उसे जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे दूसरी गली में किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले किशोर पर शक हुआ। दुकान के ऊपर ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें वह रहा करता था। सोनू अक्सर उसके साथ उसी दुकान से टॉफी चॉकलेट खरीद कर लाया करता था। काजल ने इस बारे में बताने के लिए आदित्य को फोन किया, लेकिन नाराजगी के कारण आदित्य ने फोन नहीं उठाया। परंतु काजल चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। वह अपनी सासू माँ के पास गई और बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले किशोर पर शक है। तो उसी समय पास बैठी रेणुका बोली, वैसे भाभी एक बात कहूँ, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। कहीं पैसों के चक्कर में आपने ही सोनू को स्वयं को इतना घिनौना आरोप लगते देख काजल अंदर तक सिहर उठी। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। शांति जी ने भी चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन उसने स्वयं को कमजोर नहीं पड़ने दिया। बिना किसी से कोई बात किए वह चुपचाप घर से बाहर निकली और उस गली तक पहुंची। किसी को शक न हो इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसी समय उसे किशोर अपनी साइकिल पर कहीं जाता हुआ दिखा तो काजल तेज कदमों के साथ देखा तो दुकान पर ताला लगा था। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। कमरे का दरवाजा भी बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं जिन्हें सुनकर उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया तो भीतर से कुछ गिरने की आवाज आई। अब उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसने जल्दी से इंस्पेक्टर को फोन किया और अपनी लोकेशन भेजकर जल्द से जल्द वहां आने को कहा। काजल की नजर पास पड़ी एक ईंट पर गई। उसने तुरंत ईंट उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए कुछ देर प्रयास करने के बाद आखिरकार टूट ही गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर काजल की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके मासूम से बच्चे सोनू को कुर्सी पर बड़ी बेरहमी से बांध गया था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी ताकि वह आवाज न कर सके। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर उस नन्हे से बच्चे की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर काजल का दिल दहल उठा। जल्दी से उसने रस्सियां खोली तो सोनू रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। जल्दी से सोनू को गोद में उठाकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागने लगी, तभी सामने किशोर को खड़ा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसे देखते ही सोनू अपनी माँ से कसकर चिपक गया। फिर किशोर बोला, बच्चे को यहीं छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर काजल जोर से चिल्लाई, तुम इंसान हो या हैवान? क्या वह इस छोटे से बच्चे से तुम्हारा? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा ले आओ बच्चा यहाँ से ले जाओ, किशोर ने कहा और जेब से तेज धार चाकू निकाल लिया। काजल ने सोनू को अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। न जाने उसमें कहां से इतना साहस आ गया
कि उसने लपक कर किशोर का हाथ पकड़ लिया और सोनू को वहां से तुरंत भाग जाने को कहा। सोनू अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन काजल ने फिर से चिल्लाकर बोला और दादी के पास जाने को कहा, तो सोनू बिना देर किए भागकर सीढ़ियों तक पहुंचा। उसी समय इंस्पेक्टर वर्मा दो साथी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गए। सोनू को दरवाजे के बाहर खड़ा कमरे के अंदर गए तो देखा किशोर काजल पर तेज धार चाकू से वार कर रहा था और काजल की बाह खून से बह रहा था। आवाज सुनकर जैसे ही किशोर पीछे मुड़ने लगा, तभी उसे सोचने का मौका दिए बिना पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। काजल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर ने सारी घटना के बारे में जानकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। तो सोनू बोला, पापा, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? फिर से मेरी मम्मी को भगवान जी तो नहीं ले लेंगे? मासूम के मुंह से यह बातें सुनकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो चिंता मत कर मेरे बच्चे। उसी समय डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, मिस्टर आदित्य, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। यह सुनकर आदित्य की सांस में सांस आई। थोड़ी ही देर में काजल को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इधर सोनू के चाचा ने घर पर फोन करके सब कुछ बता दिया, तो शांति जी, रेणुका और सपना के साथ जल्दी से अस्पताल पहुंचे। जब वे लोग काजल के पास गए तो देखा सोनू अपनी माँ के साथ चिपक कर लेटा हुआ था और बड़े सुकून से सो रहा था। शांति जी ने भरी आंखों से कहा, बहू, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के बावजूद भी हम लोग तुम्हें नहीं समझ पाए और मुसीबत के समय तुमसे नजरें फेर ली। तो रेणुका बोली, नहीं माँ जी, भाभी की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, जिसने हमेशा एक माँ की ममता पर सवाल उठाया, हमेशा सौतेली कहकर उन्हें अपमानित किया। मुझे माफ कर दो भाभी। कहते हुए रेणुका की आंखों से आंसुओं की बूंद कर निकलकर काजल की बाजू पर आ गिरी। तो काजल बोली, रेणुका, जो हो गया सो हो गया, उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और माँ जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी काजल की दवाइयां लेकर आदित्य कमरे में आया और किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसे देखते ही काजल की हंसी छूट गई और उसके साथ ही पूरा कमरा हंसी ठहाकों से गूंज उठा। आज सबके दिलों पर बड़ी भ्रम रूपी मैल पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।